अच्छा करोगे आप लोग। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, बैच 36 और बैच 40 को आज मर्ज किया गया है। दो बैच के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। बढ़िया से आप पढ़िए आराम से, जैसे आप अपने क्लास बैच में पूछते हो। बैच 40 के बच्चे इस बैच में अपना डाउट पूछ सकते हो, बिल्कुल माइक ऑन करके चैट में, जैसे भी आपको सही लगे। नेक्स्ट क्लास कब है, नेक्स्ट क्लास कब है वो बताता हूँ। ग्रुप में आपको मैसेज चला जाएगा, अभी मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मैंने डेट नहीं देखा है, तो ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है, तो आज 28 सितंबर सैंपल पेपर डिस्कशन कर रहे थे, पिछले साल का पेपर डिस्कस कर रहे थे, और जहां तक हमने 16 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, आपने बताया अभी क्वेश्चन 17 से डिस्कस करना है। ये पीडीएफ आपके ग्रुप में भेजा चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन 17 से आते हैं। लास्ट क्लास में 16 तक कर लिया था। तो प्रश्न संख्या 17 में क्या बोल रहे हैं, यदि दो संख्याओं का योग 31 है, उन संख्याओं का गुणनफल 240 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो वो दोनों संख्याएं क्या होंगी। आपने अगर ट्राई किया होगा, देखो आपका काम यही कि आपको ट्राई कर लेना चाहिए था। अगर नहीं किए हो तो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। दो संख्याओं का योग 31 है, मतलब जोड़ने पर दोनों संख्याओं को 31 मिलेगा। दोनों संख्याओं को गुना करने पर 240 मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, माना पहली संख्या या पहला संख्या जो भी लिखिए, पहली संख्या को हमने क्या मान लिया, पहली संख्या हमने x माना। तो पहला संख्या अगर x है तो दूसरा संख्या क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 31 माइनस एक्स कैसे निकालेंगे। टोटल में से पहली संख्या को घटा देंगे, दूसरी संख्या आ जाएगी। x से माइनस 31 नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है। मान लो कि आप मार्केट जाते हो, ठीक है, आपने मार्केट गए, आप क्या किए, 50 रुपीज का नोट लेकर गए हो। आपके पास 50 रुपीज है, तो इसका मतलब ये आपके पास टोटल है। टोटल अमाउंट आपके पास कितना है, टोटल आपके पास 50 रुपए है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से आपने कुछ खर्च किया। ठीक है, आपने जाकर इसको कुछ खरीदा। ठीक है, बच्चे एडमिट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, चलो मान लो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 10 रुपए आपने खर्च कर दिए। ठीक है, आपने खर्च किया 10 रुपए। मुझे बताइए आपके पास कितने रुपए बच जाएंगे, बताइए कितना रुपए बच जाएगा। 40। अच्छा अफाक, हाँ बिल्कुल बैच 40 मुझे लग रहा था कि पिछले साल के बच्चे हैं। यहाँ पर काफी सारे बच्चे पिछले साल के हैं। अफाक, गगन, वेरी गुड। चलो ठीक है, अभी पढ़ लीजिए, क्लास के एंड में थोड़ी बातें करेंगे। ठीक है, अफाक रुक जाइएगा। ठीक है, क्लास के एंड में बातें करेंगे, सारे बैच 40 के बच्चे, बैच 36 के बच्चे सभी लोग। चलो ठीक है, तो बचत कितने हो गए आपको, उसे टोटल अमाउंट में से जो खर्च हो गया उसको घटा दीजिए। तो 50 में से 40 घटाएंगे, तो आप 50 में से 10 घटाओगे तो 40 रुपए बच जाएगा। आप ऐसा तो नहीं करोगे ना 10 में से 50 घटाओगे, आप 10 में से 50 नहीं घटाओगे, आपको उसे टोटल में से जो खर्च हो गया वो घटाइएगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ दो संख्याओं को जोड़ने पर योग मैं कह रहा हूँ 50, उसमें से पहला संख्या जो है, फर्स्ट नंबर लिख रहा हूँ, पहला संख्या मान लो कह रहा हूँ 20, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 50 में से 20 घटाएंगे। अगर मैं 20 का जगह x कर दूंगा तो 50 में से x घटाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप टोटल में से घटाओगे। तो यहाँ पर से वही चीज करना है। आप कहोगे सर मान लिया दो संख्याओं का योग कितना है, 31 है, पहली संख्या x है, तो सेकंड नंबर क्या बोलोगे, सेकंड संख्या कैसे निकलेगा, सर टोटल में से x को घटा देंगे। तो 31 में से आप x को घटा दीजिए, 31 माइनस x कर दिया। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है दोनों संख्याओं को गुना करने पर 240 मिलेगा। तो पहली संख्या क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यहीं पर लिख दीजिए ना, यहीं पर लिख दीजिए। ठीक है, फर्स्ट संख्या यहाँ पर लिखता हूँ, पहला नंबर इंटू सेकंड नंबर, इन दोनों को गुना करने पर क्या आएगा सर, 240 मिलेगा। पहला संख्या क्या है आपका x है, दूसरा संख्या क्या है 31 माइनस एक्स है, इन दोनों को गुना कर रहे हैं सर 240 मिल रहा है। ठीक है, इनको गुना करिए। आपको पता है एक पदी का द्विपदी से गुणन x दोनों के साथ जाकर अंदर गुना होगा, बनेगा 31x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 240। ठीक है, 31x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 240। यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए, अगर कहीं पर भी कैलकुलेशन में डाउट होगा बिल्कुल माइक ऑन करके पूछ लेना, बाकी सारा सिंपल है। यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर को उधर भेज रहा हूँ, उधर भेजूंगा तो इधर 0 बन जाएगा। वो माइनस का एक्स स्क्वायर है, उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर बन गया। प्लस का 31 उधर जाएगा तो माइनस का एक्स बन गया। ठीक है, और 240 तो दूसरे साइड प्लस का था ही, 240 रह गया। ठीक है, इसका मतलब आपका क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 31x प्लस का 240 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिख रहा है, इसको सॉल्व करिए। सोचिए 240 को हम कैसे ब्रेक करें कि उनको जोड़ करके 31 आ जाए। बोलिए एनीवन।
16 and 15। 15 एंड 16, देखो कैसे सोचेंगे। देखो एक तो तरीका क्या होता है, जो किताबों में बहुत जगह लिखा रहता है, सर इसको अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड क्यों करेंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आप इतना सोचिए, सर 240 को आप जो भी आपके दिमाग में आता है उस वो लिख दो। इतना तो सभी लोग कह देगा ना कि सर 24 में 10 गुना कर देंगे 240 मिल जाएगा। ठीक है, 240 को अगर हम ब्रेक करेंगे 24 गुना 10, लेकिन 24 और 10 को जोड़ने पर 31 नहीं आता। 24 में 10 जोड़ेंगे 34 आ जाएगा, तो ये जोड़ा नहीं बनाएंगे। मैं इसको और ब्रेक करता हूँ। 24 को मैंने सोचा सर 8 दिया 24, और 10 को मैंने लिख दिया 5 गुना 2। यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर आ गए। अब इसमें दो दो का जोड़ा बनाइए, मतलब आपको 2 नंबर चाहिए आपको। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ना, जोड़ा बना रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, 8 पंजे 40 लिख दिया। सर 8 को 5 के साथ जोड़ा बनाएंगे तो 40 बन जाएगा। 3 को 2 के साथ कर रहे हैं तो 3 दूनी 6 बन गया। 40 गुना 6 करने पर भी 240 मिलेगा, लेकिन इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर सर 46 मिल जाएगा। इसलिए हमारे मतलब का नहीं है, हमारे काम का नहीं है। इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको मैंने हटाया। अब मैं दूसरा जोड़ा सोच रहा हूँ। ठीक है, और क्या कर सकते हैं सर इसमें। एक तो हमने जो सोचा वो गलत हो गया, गलत नहीं हुआ लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। अब मैं सोचता हूँ जोड़ा बनाने के लिए 8 को सर 2 के साथ, 8 दूनी 16 और 5 दिया 15। तो 16 को 15 से गुना करेंगे तो भी सर 240 मिलेगा, और 16 और 15 को जोड़ेंगे तो 31 मिल जाएगा, जो हमारे काम का है। तो हम लिख सकते हैं सर 31 को आप लिख सकते हो सर 16 प्लस 15, 16 और 15 को जोड़ करके 31 आ जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में माइनस का 31 है, प्लस का 31 नहीं है। तो माइनस के 31 को क्या लिखोगे, -31 इक्वल टू -16 -15। ठीक है, दो नेगेटिव नंबर को जोड़ोगे तो आपका नेगेटिव मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो यहां पर आप फाइनली लिख दीजिए, इस माइनस के 31x को बीच वाले टर्म को ब्रेक करके एक्स स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 15x प्लस का 240 इज इक्वल टू 0। ये हुआ हमारा। अब यहाँ पर आप पहले 4 टर्म आपका बन गया, 3 टर्म दिया गया था, 3 से आपने 4 बना लिया बीच वाले टर्म को ब्रेक करके। बस मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करिए। यहाँ पर x कॉमन लोगे तो आपका मिल जाएगा x माइनस 16। यहाँ से माइनस का 15 कॉमन लेंगे क्योंकि माइनस है यहाँ पर। अब यहाँ पर सोचना नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं देना है। आपको पता है सर 15 और 16 को गुना करने पर 240 मिल रहा था। इसमें से आपने 15 कॉमन ले लिया तो 216 तो बचेगा ना वहां पर। ठीक है, तो आपने यहाँ से -15 लिया तो यहाँ पे x बचा। ये प्लस का माइनस हो गया क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, और यहाँ पर बच जाएगा 16, क्योंकि 15 गुना 16 240 होता है। ठीक है, अब दो ब्रैकेट आपको सेम दिख ही रहा होगा, यहाँ भी x माइनस 16 है और यहाँ भी x माइनस 16 है। तो x माइनस 16 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 16 कॉमन लोगे आपका बच गया x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दो गुणनखंड गुना करके 0 आ रहा है, दोनों को बारी बारी से 0 कर दीजिए। ठीक है, बारी बारी से 0 नहीं भी करिएगा, सीधे आप लिख सकते हो सर जब x माइनस 16 0 के बराबर होगा तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू 16, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 15। देखो ये क्वेश्चन शायद 2 नंबर में पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन 4 नंबर के लायक है। ठीक है, तो हो सकता है 4 नंबर में पूछ ले इस बार। x का वैल्यू 15 और x का वैल्यू 16। अब देखो यहाँ पर काफी बच्चे क्या करते हैं ना, सर हमारा आंसर आ गया, इतना करके बढ़ जाते हो ना। कुछ बच्चे तो जरूर करते होंगे। ठीक है, यहाँ पर आंसर करके छोड़ देते हो, लेकिन यहाँ पर समझिएगा क्या गलत है। क्लास में बताया था आपको 15 16 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ x का वैल्यू बताया ना। x क्या था आपका, पहला वाला नंबर था। तो अभी तक आपने बस बोला है कि पहला नंबर जो है सर हमारा वो 15 है या 16 है। ठीक है, बस इतना ही बताया है आपने अभी तक। सिर्फ आपने बताया पहला संख्या, आप दूसरा संख्या भी तो बताइए। तो यहां से आप लिखेगा फाइनली, अगर दो केस बना लो, यदि फर्स्ट संख्या आपका आप लेते हो 15, मान लो x का वैल्यू आप 15 लेते हो। ठीक है, पहली संख्या x बराबर 15, तो सेकंड संख्या क्या होगा बोलो। x बराबर 16, 31 माइनस 16। 31 माइनस 16। ठीक है, सेकंड नंबर क्या 31 माइनस x। ठीक है, 31 माइनस 16 नहीं ना, x माइनस 15 ना, x का वैल्यू 15 है। ठीक है, तो कहेंगे सर 31 में से 15 घटा दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 16। मतलब समझ में आ रहा है कि सर अगर पहला संख्या आपने 15 बोला है तो दूसरा संख्या 16 आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर दूसरा केस लीजिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, माना यदि फर्स्ट संख्या को मैं कह रहा हूँ पहला नंबर, क्योंकि x का वैल्यू तो हमारा 16 भी हो सकता था, 16 भी तो आया था आपका। ठीक है, तो x का वैल्यू का 16 ले रहे हैं, पहला संख्या का 16 ले रहे हैं, तो सेकंड नंबर क्या आएगा, सेकंड संख्या। अब सेकंड संख्या 15 आ जाएगा, क्योंकि आपको 31 माइनस एक्स करना है। तो 31 में से आप 16 को घटाइएगा तो यहाँ से 15 आ जाएगा। मतलब आप बोलोगे संख्याएं जो आ रही है, फाइनली आंसर ऐसे छोड़िएगा सर, नंबर जो आ रहा है 15 और 16 और 16 और 15,
तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि पहला कौन है दूसरा कौन है, वो तो हमने माना था पहला ये है दूसरा ये है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली लास्ट में अपना आंसर ऐसे छोड़ देना, अतः संख्याएं क्या है आपकी, संख्याएं 15 तथा 16 है। ठीक है, अब पहला कौन है दूसरा कौन है कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 31 मिलेगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 40 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन है, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इससे अगर छोटा करूंगा तो शायद दिखेगा नहीं, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा ऐसे इसकी। तो ये कंप्लीट है। यस चलिए, सर। तो इसको यस आप एक सर। बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम एक दो आ सकता है, हालांकि ये 4 नंबर के लायक है, 2 ही नंबर में पूछा गया है, 3 नंबर में पूछा गया, पता नहीं कितने नंबर है। उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, एपी का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन। देखिए एपी में क्या कहता है, एपी आप सभी का बैच में पढ़ा रखा है, ठीक है, बैच 40 में भी हो चुका है होगा। तो यदि किसी एपी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, चलो इसको एक नए पेज पर ही लेता हूं। पहले तो मुझे बताओ किसको याद है कि किसी एपी का एनवां पद क्या होता है, एन का फॉर्मूला बताओ। यस A सर। plus n ए प्लस एन माइनस into d। A plus n minus 1d। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है nth टर्म का, एनवां टर्म का। तो यहां से आप बताओ क्वेश्चन में लिखा गया है क्या, किसी एपी का 11वां पद 38 है। ठीक है, तो आप एग्जाम में ऐसा लिख सकते हो, माना, इतना लिख देना, माना पहला पद, नहीं भी लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, माना पहला पद, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पहला पद हमेशा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड रूल है। और सारवंतर, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, ये वाला आप लिख दीजिए, बढ़िया है, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा, सारवंतर डी है। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्वेश्चन में लिख रखा है 11वां पद 38, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, ए 11 इक्वल टू 38, है ना, 11वां पद 38। तो अभी आपने बोला कि ए एन का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, तो यहां से मुझे बताओ ए 11 कितना लिख सकते हैं, ए प्लस कितना डी, A plus 10d। 10 डी, 11 में से एक कम कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 10 डी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 11 अगर 38 है तो लिख सकते हैं सर ए प्लस 10 डी जो होगा सर 38 के बराबर होगा। ये हमारा एक समीकरण बन गया, एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब दूसरे इन्फॉर्मेशन से दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व कर देंगे। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, 16वां पद 73, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं सर ए 16 जो है वो 73 के बराबर है। इक्वेशन बनाइए, क्या बनाओगे आप, ए प्लस 15 डी, 15d। 16वां पद है तो 15 डी आ जाएगा, बराबर 73। ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इन दोनों को नंबरिंग करिए आप, इस वाले को बोलते हैं समीकरण नंबर 1, इस वाले को समीकरण 2। इसमें टाइम नहीं बर्बाद करना है कि सर एक में से दो घटाएं चाहे दो में से एक घटाइए, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, ठीक है, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या करिए आप, सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए, जनरली मैं वही बताया हूँ आपको। तो ये मैं लिख रहा हूँ ए प्लस 15 डी। ठीक है, सेकंड वाला इक्वेशन है ए प्लस 15 डी बराबर 73। पहला इक्वेशन है ए प्लस 10 डी, ठीक है, बराबर कितना, 38। इन दोनों समीकरणों को घटाते हैं। क्यों घटाया, क्योंकि हमें दिख रहा है सर ए में से एक कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली मैंने घटाया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, ए से कैंसिल हो गया। 15 डी में से 10 डी घटाओगे, डायरेक्ट आप लिख सकते हो सर 5 डी। 73 में से 38 घटाइए, अब इतना घटाओ तो कर ही लोगे, आ जाएगा आपका 35। ठीक है, तो ये आ गया 35। अब यहाँ से डी का वैल्यू कितना आ रहा है, 35/5। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, 5 सत्ते 35। क्लियर है इतना तक, बताओ यस यहाँ सर। तक क्लियर है। तो डी का वैल्यू मैंने निकाल दिया 7। अभी हमसे डी नहीं पूछा गया था, अभी हमसे तो 22वां पद पूछा गया था। 22वां पद के लिए मैं पता है ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। ठीक है, तो डी निकाला। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब ए निकालने के लिए सोचेंगे, क्योंकि ए भी चाहिए ना। अब ए निकालने के लिए आप लिखेगा सर ए क्या होगा, समीकरण नंबर 1 में डी का वैल्यू पुट कर दीजिए। समीकरण नंबर 1 में या 2 में किसी में पुट कर सकते हो, अगेन टाइम मत बर्बाद करिएगा, जिसमें पुट करना है पुट कर दो, जो आसान लगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से, समीकरण देखो क्या होता है ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन में ही लिखना है। अब आप स्पेस को भी देखिएगा, बहुत ज्यादा लिख दोगे तो फिर आपका स्पेस कम हो जाएगा, एक्स्ट्रा सीट शायद नहीं मिलता है आपको, तो स्पेस के अकॉर्डिंग लिखिएगा। हो सकता है समीकरण 1 से लिखना जरूरी नहीं, छोड़ दे। ठीक है, तो आप सिंपली बोलिएगा समीकरण 1 उठाते हैं, ए प्लस 10 डी कितना है, ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38। यहाँ पर ए का वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन डी का वैल्यू पता है, 10 × 7 इज इक्वल टू 38। तो यहाँ पर ए का वैल्यू ए प्लस 70
इज इक्वल टू 38। तो ए का वैल्यू, ये 38 है, ए का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? 38 माइनस 70 कितना आएगा? इतना देर में आपको कर लेना था। 32 और माइनस का आएगा ना, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव आ जाएगा, बड़ा वाला का साइन आएगा, तो छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो माइनस का 32 आ गया। तो ए का वैल्यू माइनस का 32 आ गया। अब क्या करते हैं सर, हमें 22वां पद पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 22वां पद बताइए। तो A22 कितना लिखेंगे? A22 ए प्लस 21D, ठीक है, 21D एक कम कर दिया, 22वां पद है तो 21 कर दिया। ए का वैल्यू आपका माइनस का 32 है, प्लस 21 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 7 है। चलिए इसको सॉल्व करिए, माइनस का 32 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 और 100 ये हमारा 32 है। इसको जोड़ मत देना गलती से, आपको पता चले एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो आंसर घटा करके मिलेगा। 147 में से 32 घटाइए तो आपका आ जाएगा 115। आंसर पॉजिटिव आएगा, बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव है तो आंसर 115 आपका आ जाएगा। अब देखो चेंज क्या होता है, ये तो हमने आंसर निकाल दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब पिछले साल पूछा गया 22वां पद, अब बोल देगा 25वां बताइए, 30वां बताइए, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करेगा डेटा, एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो बस ये सारी चीज ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला किस तरीके से यूज करना है। देखो क्वेश्चन कभी ये मत सोचो कि यही वाला क्वेश्चन आएगा तो करेंगे, कंसेप्ट सीखना है आपको। हो गया, चलो इसके भी आप एक बार प्रैक्टिस करना जरूर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 18 किया ना, 19 भी हमारा एपी का क्वेश्चन है, इसको भी लेते हैं एक पेज पर। देखो ऐसा क्वेश्चन क्लास में करवाया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर था। आप फॉर्मूला ही तो लगाया था ना, यहाँ पर a प्लस 21 जो लिखा है, बस एक स्टेप मैंने नहीं लिखा। यहाँ पर क्या था, ए एन का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1, यही फार्मूला लगाया है। A22 बराबर n के जगह यहाँ n माइनस 1 है, तो यहाँ पर 22 है तो 22 माइनस 1 किया। हाँ जी, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे पीडीएफ में ट्राई करूंगा कि आपके ही बैच में भेज दूं, ठीक है। बैच 40 में भी मैं करण सर को भेज दूंगा, करण सर आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए तो ये आते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक बोला गया है, यदि किसी, देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या करना है यहाँ पर। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, यहीं पर मुझे दिख गया योग का क्वेश्चन है, और प्रथम 7 पदों का योग, ऐसा नहीं बोल रहा कि 5वां पद और 8वां पद का योग, ठीक है, किसी पहले 7 पद के योग की बात की गई है। तो प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला कौन बताएगा? एस एन n by 2 एक 2a बच्चा, हाँ n by 2 plus 2a, आगे 2a plus n minus 1 into d। इंटू डी। तो ये आपका फॉर्मूला होता है प्रथम n पदों के योग का, सम का, जोड़ेंगे तो यहां से इसको, ठीक है, फॉर्मूला तो आपको याद है, इसको मिटा लिखूंगा थोड़ी देर में। क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, मैंने कुछ ऐसे लिखा, बताइएगा मैंने सही लिखा है गलत लिखा, ठीक है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, लिख देना, माना पहला पद ए और सारवंतर डी, उतना लिख देना अपने क्वेश्चन में। प्रथम 7 पदों का योग 49 है, मैं लिख रहा हूँ A7 बराबर 49, बताइए सही है कि गलत? गलत। सर गलत, S7 आएगा। गलत है जी। नाइस। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये आपने क्या कर दिया, आपने लिख दिया 7वां पद 49 है, जबकि यहाँ बोला गया था पहला 7 पदों का योग 49 है, ए लिखने का मतलब 7वां पद, तो मैंने गलत लिख दिया। तो यहाँ पर आपने बताया, मैं सही कर देता हूँ, 7 पदों का योग 49 है, तो यहाँ लिखोगे सर S7 कितना है आपका, 7 पदों का योग को S से रिप्रेजेंट करते हैं, S7 बराबर 49, ठीक। उसके बाद एक चीज और बोला गया था, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो यहाँ से लिखेंगे S17 बराबर 17 पदों को जोड़ेंगे तो सर 289 मिलेगा। किसी भी एपी में याद रखिएगा, 2 इन्फॉर्मेशन मिल गया तो आप एड निकाल सकते हो, रेड आ गया तो कुछ भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है इस एपी का प्रथम पद बताइए, जो क्लास मैंने करवाया था उसमें बोला गया था कि प्रथम इन पदों का योग बताइए, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया गया, मतलब आसान बनाया गया है थोड़ा, ठीक है। 17 पदों का योग है। अब हमें पता है सर फॉर्मूला एस एन, क्या n पदों का योग है तो n को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पर आपको पता है 2a आता है, n पद है तो n को एक कम कर देंगे, n माइनस 1d, ठीक है, ये फॉर्मूला भी बताया था, उसी को यूज कर लीजिए। 7 पदों का योग है तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ गया सर 2a प्लस n माइनस 1, मतलब 7 में से एक घटाइए, 7 पदों का योग है ना, तो 7 में से एक कम करिए, 6d, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 7 माइनस 1 नहीं लिख रहा, ठीक है, 6d बराबर 49, ठीक है। अब यहाँ पर याद करो, ये क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा, क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, 7 एकम 7,
7 7 49, 7 से कट जाएगा क्योंकि 49 के नीचे 7 आएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 2 को मैं यहाँ पर गुना करूंगा, क्या आप लोग बताओ, गुना करना चाहिए हमें? यस सर, नो सर। हाँ पे जाके देखो गुना कर सकते हैं लेकिन हम गुना नहीं करेंगे, ठीक है। गुना कर सकते हैं लेकिन गुना करके क्या होगा ना, और क्वेश्चन को आप लेंदी बनाओगे, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर भी एक सम संख्या इवन है और यहाँ पर भी इवन है, सम है, तो हम 2 को अंदर डाल देते हैं ना, वो कट जाएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो गुना क्यों करने जाए, ठीक है, गुना नहीं अच्छा। करेंगे। अगर विषम आता तो गुना करते हैं। अभी के लिए ऐसे समझो, अगर मैं 1/2 और यहाँ लिख दिया 10a प्लस 6b, तो आप कहोगे सर यहाँ भी सम संख्या, यहाँ भी सम संख्या, कट रहा है ना, तो जाकर वो क्या हो जाएगा 10a/2 प्लस 6b/2, ठीक है। तो ये कट जाएगा 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, ऐसा काटोगे, ठीक है। और अगर कुछ विषम आ जाता तो नहीं गुना करते, नहीं अंदर डालते, गुना कर देते सीधे, ठीक है। तो ऐसे करोगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा कितना 2a/2। 2a/2 कितना आ गया, ए 6a/2, 6 से को 2 से डिवाइड करेंगे 3d, तो a प्लस 3d आ गया आपका 7 के बराबर। ये स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ गलती नहीं कर देना, ठीक है। तो a प्लस 3d 7 आ जाएगा, गुना करोगे तो गलती नहीं होगा, ठीक है, बस थोड़ा लंबा हो जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। तो a प्लस 3d बराबर 7। उसके बाद S17 का वैल्यू कितना है 289, तो यहाँ से लिखिए फार्मूला 17/2, यहाँ लिखोगे 2a प्लस n-1 यानी 16d, ठीक है। और ये कितने के बराबर है 289 के बराबर है। अब 17 का टेबल तो नहीं, 17 का वर्ग अगर याद है आपको, 17 गुना 17 289 होता है, 17 का वर्ग होता है, 17 बार में इसको काट दोगे। अब फिर से 2 को 17 से गुना करेंगे सर 34 में ही जाएगा, लेकिन हम क्यों गुना करने जाए, मुझे यहाँ भी सम संख्या दिख रहा है, यहाँ भी सम संख्या दिख रहा है, तो कट जाएगा, तो आसान है, 2 को अंदर गुना कर दीजिए, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। 2a/2 ये आ जाएगा 16d/2, तो ये आ जाएगा 8d, ठीक है, बराबर 17, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। फिर से जैसा पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल मिलता जुलता 2 इक्वेशन आ गया। समीकरण नंबर 2 में से समीकरण घटाइए, आपका देखिए ए आ जाए, ए कैंसिल हो जाएगा। हमेशा यहाँ पर विलोपन ही यूज करिएगा, प्रतिस्थापन मत यूज करना, ठीक है, आसान रहेगा आपके लिए। a प्लस 8d कितना है 17 है। a प्लस 3d कितना है आपका, a प्लस 3d 7 है। आप इसको घटाइए, ठीक है, इसको घटाओगे क्या मिलेगा सर, a से a कटेगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ठीक है। आपने यहाँ पर काटा, a से तो a कट गया, 8d में से 3D की 3d वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, 5d आ गया यहाँ पर, 17 में से 7 घटाएंगे तो सर 17 में से 7 घटाने पर 10 आ जाएगा, और d का जो वैल्यू आएगा 10/5। अच्छा माइक बंद कर लो अभी, ठीक है, 10/5 यानी 2 आ गया, ठीक है, 5 2 जा 10। तो यहाँ पर d का वैल्यू तो हमारा 2 आ गया। और कुछ बच्चे डेफिनेटली क्या करते हो गलती, यहाँ पर आप आंसर करके आ जाते हो, ठीक है, आपका आंसर अभी नहीं आया है, अभी तक आपने सारवंतर बताया है, ठीक है। किसी का माइक ऑन हो रहा है क्या, मोहित मेहरा के नाम से बच्चे हो, देखो माइक मत ऑन करिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, d का वैल्यू 2 आ रहा है, सारवंतर 2 आ रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पर बोला क्या गया है, फर्स्ट टर्म बताइए, प्रथम पद का मान बताइए, प्रथम पद का मान कितना होगा। आप d का वैल्यू पुट कर दीजिए समीकरण 1 में, चाहे 2 में, किसी में पुट कर दो, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 में पुट कर रहा है, इस वाले समीकरण में पुट करने, क्योंकि आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, समीकरण 1 क्या लिख रखा है, अच्छा 1 सेकंड, मोहित मेहरा के नाम से बच्चे हो ना, देखो मैं अभी आपको ब्लॉक कर दूंगा, ये लास्ट वार्निंग है आपको। अब इसके बाद आपका अगर माइक ऑन होता है बेवजह से, तो बिल्कुल बिना वार्निंग मैं आपको क्लास से रिमूव भी कर दूंगा और ब्लॉक किया जाएगा, ठीक है। फिर आप क्लास में ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे, इवन यही क्लास या फिर इसके आगे क्लास भी आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो ये लास्ट वार्निंग है, अननेसेसरी माइक ऑन कर रहे हो, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए, आई होप कि अब नहीं ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, a प्लस 3d का वैल्यू कितना है आपका 7, तो d का वैल्यू 2 पुट करिए समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ पर d का वैल्यू 2 पुट करेंगे, क्या आएगा a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7। तो यहाँ पर क्या आ गया, a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7, तो a का वैल्यू कितना आ गया 7 माइनस 6, यानी a का वैल्यू आपका 1 आ गया, ठीक है। a का वैल्यू 1 आंसर आ गया हमारा, ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्लियर, चलो यहाँ पर आपसे पूछा तो नहीं गया, लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे यस नो लिख के बताना, क्या अगर मैं आप पूछूं आपसे कि आप मुझे 20वां पद बताइए, बता दोगे ना, a प्लस 19d, आपको a भी पता है d भी पता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले 4 पदों का पहले 20 पदों का योग बताइए, तो 20 पदों का योग बता देंगे। पहले 50 पदों का योग बताइए, 50 पदों का योग बता देंगे, ठीक है। तो जो पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए,
मुझे नहीं पता था कि बैच 40 आपका लास्ट ईयर का बैच 44 है। ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों से फिर से मिलकर काफी दिनों के बाद, है ना। काफी सारे बच्चे मुझे दिख रहे हो पिछले साल के, फराज, अफाक, गगन। चलिए। सर हाँ जी समीर बताइए। सर आज तो सर बहुत ज्यादा बच्चे हाँ 60 दो से बैच भी ऊपर मर्ज है, बच्चे ज्वाइन लेकिन हुए। आप लेट हो इसलिए आपको नहीं पता है। लेट क्यों हो? सर वो मेरी बहन का बर्थडे था सर, केक कटवाया था उसका। एग्जाम के वाले का चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। चलो अभी पढ़ाई करते हैं। दो बैच को मर्ज किया गया है इसलिए आज थोड़ा अटेंडेंस ज्यादा है। चलो ये क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 23। अच्छा बाकी क्वेश्चन क्यों स्किप किए? या सिलेबस का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्षेत्रफल का क्वेश्चन है, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस या रचना का क्वेश्चन है। पिछले साल सिलेबस में था, आया है। इस साल सिलेबस में नहीं है, नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके सिलेबस का, क्वेश्चन नंबर 23। और ये क्वेश्चन देखो आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, और देखो डायरेक्ट आपके बुक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो बहुत अच्छे से कर लेना। इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है आपके बुक में, आएगा तो यही वाला आएगा, ठीक है। या तो डायरेक्ट आपको बोलेगा मीन निकालिए, देखो माध्य का ही क्वेश्चन आएगा, मीन का ही क्वेश्चन आएगा। या तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का क्वेश्चन आएगा, या तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है, बारंबारता, लुप्त बारंबारता का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर बारंबारता निकालना है। समझा रहा हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट है कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस है, ठीक है। तो निम्नलिखित बंटन में एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। ये कहानी है, कहानी मत पढ़िएगा, ठीक है, टाइम बचाना है आपको। बस इस तरीके से लिख दिया, कुछ भी बदल कर लिख देगा। माध्य जेब खर्च 18 है, मतलब ये है कि सर इसका मीन कितना है? मीन आपका 18 है, माध्य 18 है इस डेटा का। हमारे लिए एक डेटा है, आंकड़ा है, ठीक है। कोई जेब खर्च वगैरह से मतलब नहीं है। दैनिक जेब भत्ता दिखा है हमारे लिए, क्या मतलब है सर? यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखा है, ठीक है, वर्ग अंतराल दे रखा है, हमें वो वर्ग अंतराल दिखता है। जेब खर्च को हम ध्यान नहीं देते। यहाँ पर बच्चों की संख्या लिखी है, और बच्चों की संख्या को हम क्या समझेंगे कि सर बारंबारता दिया गया है। तो यहाँ पर दो चीज दिया रखा है, वर्ग अंतराल और बारंबारता, जिसको हम क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी एफ कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप एक टेबल कंस्ट्रक्ट कीजिएगा। देखो टेबल कैसे कैसे बनाएंगे हम लोग। चाहे आप हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे CI लिख दोगे तो समझ जाएंगे आप कॉपी चेक करने वाले क्लास इंटरवल लिख रहे हो। या आपको अगर हिंदी में ही लिखना है तो आप लिख दीजिएगा वर्ग अंतराल, ठीक है। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना कितना का दे रखा है? कितना है आपका? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेटा है ना। तो आप ऐसे कुछ टेबल बनाइएगा, थोड़ा बढ़िया से टेबल बनाना, आपका कॉपी थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए। 7 लाइन खींचना है हमें, मतलब 7 रो बनना चाहिए। 2 रो बन गया, तीसरा रो बन गया, चौथा बन गया हमारे पास 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 रो हमारे पास बनकर तैयार होगा। एग्जाम में आप स्केल रखना, ठीक है, स्केल पेंसिल वगैरह सारा चीज लेकर जाना। तो ये वर्ग अंतराल का हमारा आ गया। वर्ग अंतराल क्या क्या दे रखा है लिखिए यहाँ पर। 11 से लेकर 13 तक, उसके बाद 13 से लेकर 15 तक, मतलब दो दो का गैप है। 15 से लेकर आप 17 तक जाएगा, 17 से आपका जाएगा 19 तक, 19 से जाएगा आपका 21 तक, 21 से गया आपका 23 तक। बस लास्ट देखना कहाँ तक जाना है, 23 से लेकर 25 तक, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर क्या लिखना है हमें? देखो आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो या फिर बारंबार। चलो मैं बारंबारता ही लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप एफ लिख दीजिए, FI लिख देते हो इसको, ठीक है। बारंबारता FI कहते हैं उसको। चाहे XI भी लिख सकते थे, FI आपने बोला FI लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी कितने बच्चों का, जैसे 11 से 13 के बीच जेब खर्च कितने बच्चों का है? 7 बच्चों का है, तो यहाँ लिख देंगे 7, ठीक है। 13 से 15 कितने बच्चों का है? 6 बच्चों का है, बारंबारता लिख दीजिए 7 6, यहाँ पर 9 13 9 13। उसके बाद यहाँ पर F है जो हमें पता करना है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। इसको बंद किया हमने, इस वाले को बंद कर दीजिए। अब एक जो हमारा डेटा आता है यहाँ पर लिखना है वर्ग चिन्ह, ठीक है। और वर्ग चिन्ह को XI से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, XI। अब XI क्या होता है? निचली सीमा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से कर सकते हो। तो वर्ग अंतराल का निचला वाला ऊपरा वाला जोड़कर आप 2 से डिवाइड कर दिए, मतलब 11 और 13 को जोड़ करके 2 से भाग लगा दीजिए। तो 11 प्लस 13 करेंगे कितना आएगा? 24, 24/2।
ये 12 आ गया। तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है सर 11 और 13 के बीच में 12 ही आएगा ना, तो यहाँ पर 12 लिख दीजिए, ठीक है, 12 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 15 और 13 को जोड़ करोगे 28 आएगा, 28 को 2 से भाग लगाओगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब देखो आप हर को जोड़ जोड़ कर करोगे ना, टाइम आपका जाएगा, ठीक है, उससे बेटर हाँ बिल्कुल जैसा भी लिख दिया गगन, ठीक है। तो 12 14 के बाद आप 2 2 का गैप बढ़ाते जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरवल है 2 का है, ठीक है, डिफरेंस आपको 2 का दिख रहा है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, 2 बढ़ाते चलिए, ठीक है, 12 14, यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ पर आपका 18 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 20 आएगा, 22 आएगा, और यहाँ पर 24 आएगा। दो तरीके से दे सकते हैं, 23 और 25 के बीच में नंबर 24 ही है, 21 और 23 के एग्जैक्ट बीच में नंबर 22 है, या फिर एग्जैक्ट फॉर्मूला तो ये होता है निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर इसका जो भी इंटरवल है 2 का गैप है, यहाँ पर 13 में से 11 घटाने पर 2 मिल रहा है, तो 2 जोड़ते जाइए इसमें, ठीक है। सर जितने का गैप होता है उतना जोड़ना पड़ता है। जितना का गैप रहेगा उतना आप जोड़ते जाइएगा, ठीक है, आपका एक्सआई निकलते जाएगा, ठीक है, क्लियर। ओके सर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अगला जो कॉलम बनाना है वो एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को गुना करना है। तो यहाँ लिखेंगे सर एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों को गुना करते हैं, गुना करिए। तो 7 और 12 गुना करने पर क्या आएगा बताओ, 12 84 84, 84 14 छक्का 16 नमा 144, 18 गुना 13 144 कितना 234 234। देखो कैसे करेंगे, देखो 18 का टेबल मुझे 10 ही तक याद है, 18 दहाँ 80 180, उसके बाद तो नहीं याद है मुझे। तो आप 18 या 13 किसी का टेबल पढ़िए ना, 18 का टेबल आपको याद है ना, 18 3 54 का 4 लिखिए, कैरी 5, 18 कम 18, 18 5 जोड़ दो 23 आ गया, ठीक है। अगर 13 का टेबल याद है, मतलब याद तो दोनों होने चाहिए, 13 8 104 का 4 लिखा 10 कैरी, 13 कम 13, 13 में 10 जोड़ दिया 23, ठीक है, 234 आ गया, ठीक है। तो आप जल्दी से ऐसे कर सकते हो, तो यहाँ पर आ गया आपका 234 234, क्योंकि कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, एक डेटा भी गलत होगा आपका आंसर नहीं आएगा। 20 को एफ से गुना करेंगे कितना आएगा 20 एफ, ठीक है। 22 को 5 से गुना करना तो बहुत आसान है, 110 आएगा। 24 को 4 से गुना करोगे 96 आएगा, ये आसान है, सीधे मैंने लिख दिया। बस इतना जितना लिखा है ना अभी तक, बस इतना ही कॉलम, 4 कॉलम की आपकी नीड है, बाकी आप इसको कोई नीड है नहीं हमें, ठीक है, 4 कॉलम का ही नीड होता है, ठीक है, डिपेंड करता है क्या हमसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए ये हो गया एफ आई एक्स। अब इस टेबल से हम क्या करेंगे, देखो आप यहाँ पर समझो, ठीक है, याद तो होगा कि किस तरीके से करना है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा सर, यहाँ पर लिखा गया माध्य जेब खर्च 18, मतलब ये क्वेश्चन जो है माध्य वाला है, ठीक है, माध्य वाला है, मीडियन मीन वाला है, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला आप सोचिए, मीन होता क्या है, ठीक है, किसी भी डेटा का माध्य के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, माध्य को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, यही फॉर्मूला है आपका जैसा भी लिखा। तो अब मुझे एफ आई एक्स, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब योग, सम, ठीक है, समेशन को रिप्रेजेंट करता है, जोड़ना। तो आप क्या करिएगा, एफ आई वाले सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई एक्स आई वाले कॉलम को जोड़िएगा, सिग्मा एफ आई मतलब एफ आई वाले कॉलम को जोड़िएगा। सिग्मा एक्स आई कहीं दिख रहा है क्या, सिग्मा एक्स आई नहीं दिखा, तो आप कहिए सर एक्स वाई वाले कॉलम को मत जोड़िएगा, एक्स आई वाले को मत जोड़ना, ठीक है। तो आप क्या करिए एफ आई वाले को जोड़िए, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई क्या लिखिएगा, सिग्मा एफ आई, इन सभी को जोड़िए जल्दी जल्दी, कितना आ रहा है, 7 6 को जोड़ा, 7 6 कितना आ गया 13, 13 में 9 जोड़ा कितना आया, 13 में 9 जोड़ेंगे 22, ठीक है, 22 में 23 जोड़िए 35, 35 में 5 जोड़िए 40, 40 में 4 जोड़िए 44, 44 प्लस एफ, एफ एक अलग था तो क्या आंसर 44 प्लस एफ, ठीक है, ये आ गया सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई वाले कॉलम को आप जोड़िए, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई वाला में थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर है, फिर भी जोड़ते हैं, देखिए क्या आएगा। आप नॉर्मल जोड़िए, 4 4, मैंने यूनिट प्लस को जोड़ रहा हूँ, ऐसे जोड़ रहा हूँ, 4 4 4 8, 4 12, 4 16, 16 में 6 जोड़ा, 16 6 22, तो 22 का मैं 2 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 2 हासिल रहा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 हासिल याद रखिएगा, 8 में 2 जोड़ दिया 10, 10 में 8 जोड़ा 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 1 26, 26 में 9 जोड़ेंगे कितना आया 35, 35 का 5 लिख दिया यहाँ पर, 35 का यहाँ पर 5 लिख दिया। अब हासिल हमारे पास 3 है, 3 में बस यहाँ पर एक देखिए 4 है, 5 6 है, देखो कितना में आपको 5 3 एक हासिल था, 3 1 4 5 6 और 1 7, ठीक है।
तो 7 आ गया। अब गगन माइक बंद कर लो, तो यहाँ पर आ गया 752, और एक ये वाला कहीं नहीं जोड़ा मैंने 20f, क्योंकि ये अलग है, वेरिएबल वाला है, तो 20f भी जोड़ दो यहाँ पर प्लस 20f। ठीक है, तो सिग्मा FI XI आ गया 20f 752 प्लस 20f। ठीक है, अब यहाँ से आप बोलिएगा सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया क्या गया है, सर 852 मान दिया आएगा ना, शर्मा दे दिया हुआ है। 852 नहीं आएगा आएगा। नहीं इसको सर आप जी। फिर से जोड़ो। आप बोलो, हासिल 3 सर जी आया था ना? 52 आता सर, Yes, 52 आएगा। हासिल 3 आया था, 3 में 1 Yes, जोड़ा sir. 4 हुआ, 4 में 2 जोड़ा 6 हुआ, 6 में 1 जोड़ा 7 हुआ। ठीक है, इसमें कहाँ डाउट हो रहा है? खैर ये डाउट, इसको तो आप जोड़ सकते हो, जोड़िएगा आप इसको 752 आ जाएगा। ठीक है, 752 प्लस 20 सही है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलोगे सर मीन कितना दे रखा है, तो मीन का वैल्यू आपको 18 दिया गया है क्वेश्चन में, पढ़िएगा जेब खर्च, माध्य जेब खर्च 18 लिख रखा है। तो यहाँ बोलेगा सर मीन का वैल्यू हमें पता है सर 18 बराबर सिग्मा FI XI। सिग्मा FI XI का वैल्यू कितना है आपका 752 प्लस 20f। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पर 752 प्लस 20f, 752 प्लस 20f डिवाइड बाई सिग्मा FI। तो सिग्मा FI का वैल्यू कितना है यहाँ पर, सिग्मा FI आप 44 प्लस f, तो यहाँ लिख देते हैं 44 प्लस f। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 जो है साथ इसको गुना कर देगा इसको। ठीक है, गुना करिए, तो 18 इंटू 44 प्लस f बराबर 752 प्लस 20f। तो यहाँ कितना आ रहा है 18 गुना 44, 18 का टेबल याद होना चाहिए, 18 चौके कितना होता है, 18 चौके 72 का 2, कैरी 7, 18 चौके 72, फिर कैरी 7 का 72 में 7 जोड़ा 79। ठीक है, मेंटल कैलकुलेशन है, अदरवाइज इसमें कोई डाउट होता है तो आप 44 लिखेगा 18 लिखेगा, जो हमारा मेथड है, गुना करिएगा, गलती मत करिएगा बस। ठीक है, 44 को 18 से गुना कर लोगे, इतना मैं विश्वास करता हूँ आप कितना गुना कर लोगे, 792 प्लस 18f बराबर 752 प्लस 20f। यहां से आप क्या करिए, f वाले को एक तरफ रखिए, तो 18f इधर है, 20f को बुला लेते हैं। ठीक है, तो 18f 20f आ जाएगा, तो माइनस का 20f हो जाएगा क्योंकि प्लस है उधर, 752 है, 792 को उधर भगाइए। ठीक है, आप लेफ्ट से राइट भगाइएगा तो माइनस का 792 हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ गया माइनस का 2f, छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं, और इधर भी माइनस का 40। ठीक है, क्योंकि छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं, तो माइनस दोनों साइड आ गया, तो माइनस से माइनस आपका कट गया, f का वैल्यू आप क्या बोलोगे 40/2, 40/2 कहने का मतलब 20 आया आपका। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो लुप्त बारंबारता है वो हमारा कितना आ रहा है, वो हमारा आ रहा है 20। ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रैक्टिस कर लेना, अगर ये लुप्त बारंबारता से क्वेश्चन आएगा, कोई डेटा चेंज नहीं करेगा, सेम क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट मीन निकालने के लिए बोलेगा, तो डायरेक्ट मीन निकालने वाला तो डायरेक्ट ये फार्मूला याद रख लीजिए, डायरेक्ट फार्मूला करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी पद विचलन और स्टेप डेविएशन वगैरह नहीं आएगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि पद विचलन मेथड से करिए, जो भी आएगा आप डायरेक्ट मेथड से कर देना। ठीक है, तो ये सेट आपका कंप्लीट होता है पूरा। इसके अलावा एक सेट और है, तो इसके पीडीएफ तो मैं सेंड कर ही दूंगा। इसके अलावा एक सैंपल सेट और है मेरे पास, सैंपल सेट 2। ठीक है, तो सैंपल सेट 2 डिस्कशन कर लेते हैं, जितना भी टाइम है, जितना हो पाता है, उसके बाद आप लोग खुद से कर लेना इसको। ठीक है, सर एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, 1 मिनट रुको। किसकी, उस क्वेश्चन की? नो सर Yes, इसकी। sir. इस पेज की? इस पेज का तो मैं Yes, सेंड sir. कर Yes, दूंगा, sir. ये तो मैं सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में। ठीक है, ये तो मैं क्लास के बाद ही कर दूंगा। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लो चाहे मत। ठीक है, मैं सेंड कर दूँ। बोला गया 64 और 96 का, देखो मैंने सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग बताइए 64 और 96 का HCF बताइए। अभाज्य गुणनखंड करो, आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल टाइम दे रहा हूँ, आंसर चैट में लिखते जाइएगा आप लोग, पोल नहीं चल रहा आपका, सीधे चैट में करिए। सिक्सटी 96 का HCF वाला पिछले सेट में भी था, एक क्वेश्चन आएगा आपका HCF। तो 64 क्या है आपका, गुणनखंड करिए, 2 से काटिए आप इसको, थोड़ा फास्ट करना है। 12 आंसर आ रहा है, नहीं 12 नहीं आना चाहिए, 12 कटे वाला 32 आएगा, 32 आएगा। 32 आएगा सर। तो आप 2 से काटिए, 2 से काटेंगे सर 32 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे सर कितने बार में कटेगा 16 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में,
जब तक कटते जाता है काटते रहिए, 2 2 4 और 2 1 कम 2, ठीक है। तो यानी 64 तो कर लिया। उसके बाद 96 को करिए। 96 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। मुझे दिख रहा सर ये भी 2 से कट रहा है, 2 ही से काट दो। 2 से काटोगे सर 48 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे सर 24 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे सर 12 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 1 बार में कटेगा। अब यहाँ पर 64 को क्या लिखेंगे सर? 2 का घात कितना है हमारा? 1 2 3 4 5 6, 2 का घात 6। 96 क्या है हमारा? 2 का घात कितना? 1 2 3 4 5, 2 का घात 5 और 3 का घात 1। तो एचसीएफ जब लिखते हैं तो एचसीएफ में क्या कहते हैं? जो कॉमन है सर उसको लीजिए और उसका बड़ा घात लेंगे कि छोटा घात लेंगे? बोलिए। छोटा बड़ा। सर छोटा। छोटा वाला घात लेंगे क्योंकि फैक्टर है, ये फैक्टर है मतलब गुणनखंड है, तो छोटा घात। हाईएस्ट से कंफ्यूज मत करना, बड़ा नहीं, ठीक है। हाईएस्ट में छोटा और लोवेस्ट में बड़ा, ठीक है, ऐसा होता है, उल्टा चलता है, ठीक है। तो फैक्टर है तो 2 का छोटा घात 5। 3 लेंगे क्या? 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 सभी जगह नहीं है, दोनों में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 का पावर 5 कर दीजिए। तो 2 को 5 बार गुना कर देना, 2 को 5 से गुना मत कर देना, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 आपका आंसर बनेगा। आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर का है क्वेश्चन, आसान सा, ठीक है। ठीक है, आगे आते हैं। इसमें तो किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बताइए। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। 4 हाँ, इतना जल्दी आंसर जो आया ना, बिल्कुल इतना ही जल्दी आंसर आ जाना चाहिए। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, 4 आंसर आ जाएगा। आपको पता है a का वैल्यू यहाँ पर 2 है, b का वैल्यू मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, अदरवाइज कोई जरूरत है नहीं इतना लिखने का। c का वैल्यू 6 है। तो शून्यकों का योगफल कहने का मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा पूछा गया। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस का साइन माइनस रहेगा, बी का वैल्यू माइनस 8 है और ए का वैल्यू 2 है, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 चौके 8, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। -4 दे रखा है, मत करिएगा, ठीक है। गुणनफल कितना होगा यहाँ पर? अगर आपसे गुणनफल पूछता है सी बटाई कर दीजिएगा, सी बटाई करोगे तो 6/2 यानी 3 आ जाएगा। तो देखो एक ऑप्शन दे रखा है 3, तो गलत फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, मैंने पहले बताया है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। बस कंडीशन याद है तो 1 सेकंड में आंसर कर दोगे। कंडीशन दिया गया A1 समांतर रेखा। अच्छा, हल संपाती कितने रेखा। होंगे इसके? संपाती कैसे होगा? समान देखो यहाँ पर सर, बोला क्या समान गया है, कंडीशन A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपको सर इसमें अगर एक बराबर का साइन और एक बराबर का साइन नहीं आ गया एक ही जगह पर, ठीक है, तो कहेंगे सर इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं मतलब कोई पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा। कोई पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा मतलब ऐसा लाइन जाएगा, समांतर लाइन चला जाएगा, समांतर, ठीक है। डायरेक्ट याद होना चाहिए लेकिन इतना कंक्लूजन भी निकाल सकते हो। समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा, ठीक है। इसका कोई हल नहीं है, इसका मतलब असंगत है। तीसवां पर ये तो क्वेश्चन कर रखा है कई बार, ये स्किप करें, 77 -77 आएगा ट्राई कर सर। लेना, ठीक है। हाँ, माइनस का 77 आएगा, ये कई बार कर चुका है, इसको ट्राई कर लेना। ये बुक में क्वेश्चन भी है सर ये। बैच 36 में तो किया है, हाँ बुक में भी है, क्लास में करवा रखा है, पिछले वाले सेट में भी था शायद। चलो ये क्वेश्चन बताओ, B36 वाले बच्चे मुझे बताओ, इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन करवाया है क्या क्लास में आपके? यस यस सर सर। बैच 36 में तो करवाया, बैच 40 में? देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन लगा, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है आ जाए तो फिर मिस नहीं करना चाहिए, और ये आपके पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। बैच 40 वाले ध्यान दीजिएगा, बैच 36 वाले बच्चे तो कह रहे हैं करवा रखा है, 2 सेंटीमीटर आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको सर ए बी और क्यू आर क्या समांतर है? ए बी और क्यू आर दोनों क्या समांतर लाइन। तो यहाँ पर आप ये लगा सकते हो, बीपीटी लगा सकते हो, लेकिन बीपीटी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको सर एपी बटा ए क्यू बराबर पीबी बटा बी आर लिखेंगे, तो हमें तो पता ही नहीं एपी का वैल्यू, हमें पता ही नहीं है क्यू का वैल्यू। दिया क्या गया है आपको? दिया क्या गया है यहाँ पर लिख दीजिए, ए बी का वैल्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, ये पूरा जो बी आर है ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा गया पीबी का, ठीक है, दूरी। तो इसको कैसे करें? यहाँ पर बोलेगा ट्रायंगल ए क्यू ए पी क्यू, देखो यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लिखना नहीं है आपको। हाँ, समरूपता दिखा देंगे। ट्रायंगल पी ए बी, एक छोटा वाला ट्रायंगल देखिए पी ए बी, और समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्यों होगा इसको देखिए, एक एंगल तुमको आपको कॉमन दिख रहा है, एंगल पी दोनों में है सेम, पी ए बी में भी और पी क्यू आर में भी। कौन पी कॉमन है?
कोण ए यहाँ पर भी है और कोण क्यू, ये दोनों बराबर होगा, क्यों? संगत कोण है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, इसको एक लाइन काट रहा है, तो ये दोनों संगत कोण कहलाएगा, बिल्कुल बराबर बराबर होगा। ठीक है, तो आपको सर इन दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर है, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से, एंगल एंगल कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। एक नंबर का है तो बहुत ज्यादा लिख नहीं रहे। ठीक है, अब यहाँ पर समरूप होगा तो इसको लिखेगा पी ए बटा पी क्यू। देखो ऐसे लिखोगे ना, यहाँ से आपने लिया पी ए तो यहाँ से लिखोगे आप पी क्यू। ठीक है, पी ए लिया तो वहां से लिख दिया मैंने पी क्यू। यहाँ से आपने ए बी लिया तो यहाँ से आप ले लोगे क्यू आर। यहाँ से मैंने लिया ए बी तो वहां से ले लिया मैंने क्यू आर। पहले वाले से लिया मैंने ए पी बी तो यहाँ से ले लोगे पी आर। ठीक है, तो वहां से लिया मैंने पी बी, इधर से लिया मैंने पी आर, तो समरूपता का कंडीशन लगा दिया, भुजा समानुपाती होंगे। जहां पर आपको पी और पी क्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें नहीं दे रखा उसका वैल्यू, उसको काट दिया। ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी का वैल्यू 3 है, क्यू आर का वैल्यू आपका 9 है, पीबी का वैल्यू नहीं पता, क्यू आर पी आर का वैल्यू 6 दे रखा है क्वेश्चन में, पी आर आपका 6 दे रखा है। सॉल्व करिए, 3 कम 3 3 दिए ना। ठीक है, तो 6/3 आ गया आपका पीबी। ठीक है, पीबी का लंबाई कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2 सेंटीमीटर। तो ये क्लास में तो करवाया था बैच 36 में। ठीक है, तो ये दो, ये आंसर हमारा, इसका बीपीटी का नहीं था क्वेश्चन, ये समरूपता का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको प्रैक्टिस कर लेना। ये तो हमारा क्वेश्चन पिछले वाले सेट का ही है, इसको स्किप कर रहे हैं, ट्राई करिएगा। ये भी क्वेश्चन लास्ट क्लास के ही क्वेश्चन का है। शून्यकों का योगफल कई बार करवा दिया। ये बताओ जल्दी से, ग्राफ ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था, ग्राफ की सहायता शून्यकों की संख्या बताइए। ऑप्शन ही लिखा हुआ है, बताओ क्या ऑप्शन आए। तो जितने बार एक्स एक्सिस काट रहा है वो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जितने बार एक्स एक्सिस काटेगा उतना शून्यक हो जाएगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद हो सकता है ये। ठीक है, या 3 घात से ज्यादा वाला हो सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो लास्ट वाले में भी आया था और इस वाले में भी आया, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द्विघात बहुपद से क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है। बोला गया है के किस मान के लिए के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के दो बराबर मूल है। ठीक है, दो मूल बराबर है, तो बराबर मूल के लिए डिस्क्रिमिनांट जो होता है वो कैसा होता है? 0 d equal to 0 डी का वैल्यू 0 होना चाहिए। देखो ये फॉर्मूला पीडीएफ मैंने आपके ग्रुप में भेजा था, ये ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ। ठीक है, तो वहां पर आपको मिलेगा। सर मानक रूप क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, पूरा चीज यहाँ लिख रखा है। विक्तकर का फार्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, सीधाचार्य फार्मूला यहाँ लिख दिया, और विक्तकर लिख दिया। यहाँ पर मूलों की प्रकृति, मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा अलग अलग भिन्न मूल लिखेगा तो ये लिखेंगे डी सर 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर जब होगा डी तब मूल बराबर होंगे। तो जनरली क्वेश्चन इसी पर आता है। ठीक है, डी बराबर 0 कर दीजिएगा, मूल बराबर है तो डी का वैल्यू 0 होना चाहिए, विक्तकर का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो इसी को यूज करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। कहाँ गया? चलिए, तो यहाँ बोलेगा सर डी का वैल्यू 0 होना चाहिए, आप समीकरण लिख दीजिए। आंसर बता सकते हो जल्दी से करके, 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर आप बताइए ए का वैल्यू कितना? 4 आंसर आएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू आपका के है, बी का वैल्यू कितना है आपका 4 है, सी का वैल्यू कितना है आपका 1 है। ठीक है, यहाँ से डी करिए, डी का वैल्यू कितना होगा आपका? 0 हो जाएगा क्योंकि मूल बराबर है। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप डी निकाल दीजिए, डी क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे भी कर सकते हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac करने पर कितना? 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना? ए का वैल्यू के, और सी का वैल्यू कितना? 1, तो ये आ गया आपका 16 माइनस 4 के। ठीक है, अब मूल बराबर है, क्या लिख रहा है? मूल बराबर है, तो आपको पता है मूल बराबर के लिए डी का वैल्यू 0 होना चाहिए, मतलब 16 माइनस 4k का जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए, मतलब 16 का वैल्यू 4k के बराबर होना चाहिए, तो k का वैल्यू कितना होगा? 16/4। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 4, प्लस माइनस 4 यहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर k का वैल्यू 4 आएगा, ऑप्शन बी। एक ऑप्शन -4 भी लिख रखा है। ठीक है, तो -4 नहीं करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। बाकी एपी चेक करना नहीं करना तो चेक कर ही लोगे कि एपी कौन सा एपी है, इसमें आसान सा क्वेश्चन है, स्किप कर रहे हैं। इसमें चलो ये क्वेश्चन मुझे बताओगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रथम 7 संख्याओं का माध्य क्या होगा? ऑप्शन क्या है यहाँ पर? 12 है, पहला वाला कट गया है थोड़ा सा। यहाँ पर 12 है, 11, 9, 7, 11 आंसर आएगा। नहीं सॉल्व करो, 11 नहीं आएगा। ए बी सी या डी या ई?
7। देखो आपने नोटिस नहीं किया क्या कि यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन ई डाला, अगर इनमें से एक ऑप्शन होता तो मैं क्यों ऑप्शन डालता है, मैं छोड़ देता ना, तो आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा, इसलिए मैंने ये ऑप्शन डाला है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि आंसर नहीं आने वाला है। समझ लो इस क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट हैं और इंपॉर्टेंट है, समझिए। पहले तो माध्य की बात की गई है, ठीक है, माध्य किसका माध्य, प्रथम 7 सम संख्या। तो पहला सम संख्या क्या होता है, पहला सम संख्या बताइए। 2 जीरो से स्टार्ट मत करिएगा, ठीक है, पहला सम संख्या आपका 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, फिर 6 होगा जो 2 से कट रहा है, 2 4 6 8, उसके बाद 10 हो जाएगा, उसके बाद सर 12 होगा, फिर 14 होगा, फिर 16 होगा। ये लिखना चाहिए क्या मुझे 16? नो सर 7 तक चाहिए। 7 ही तक, हमें 7 ही संख्या की पूछी गई, तो 16 क्यों लिख रहे हैं, 7 नंबर तो हो गया, इसको काउंट करिए सर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 नंबर हो गए। अब इन्हीं संख्याओं का माध्य निकालना है, तो माध्य के लिए क्या फार्मूला होता है, ठीक है, अगर आपका पास ऐसा डेटा रखा है तो माध्य कहने का मतलब सभी आंकड़ों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है, मतलब आप सभी नंबर को जोड़ दीजिएगा, जितने भी नंबर है ना सभी को जोड़ दीजिएगा, भाई कुल कितने संख्याएं, ठीक है, कुल आंकड़े या कुल प्रेक्षण जो भी लिखना है, कुल संख्याएं लिख दीजिए, ठीक है, कुल संख्याएं, ठीक है, तो कुल हमारे पास तो पता है 7 संख्याएं, योग कितना है, देखो आप जोड़ने के लिए तो मुझे पता है आप लोग जोड़ ही लोगे, क्लास 10th में हो जोड़ लोगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिए, आप ऐसे करोगे ना आसान हो जाएगा। 14 और 6 का जोड़ा बना दीजिए, 14 6 20, ठीक है, ऐसे कर लो, 14 और 6 को जोड़ा सर 20 आ गया, यहाँ लिख दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 12 और 8 को जोड़ा कितना आ गया सर 20 आ गया, ठीक है, उसके बाद मैं 10 को तो 10 लिख दिया, ठीक है, और 4 और 2 को जोड़ा तो 6 आ गया, तो 20 20 40 10 50 6 56, ठीक है, तो ये ऐड करने पर आपका कितना आ रहा है 56 आ रहा है, और कुल कितने संख्याएं हैं 7 संख्याएं, 7 से डिवाइड करिए 8, तो माध्य आपका आ जाएगा 8, और माध्य 8 है तो आंसर ही कर देंगे, ठीक है, जबरदस्ती करने की 8 है तो इसके नियरेस्ट कौन सा है 7 या 9 कर दो, ऐसा मत कर दो, ठीक है। चलो इस पर एक अब नया क्वेश्चन कोई नहीं करते, इसमें कुछ कंसेप्चुअल चीजें, यहाँ पर देखो सम संख्या पूछा, हो सकता है आपके एग्जाम में विषम पूछ ले, हो सकता है 7 की जगह 12 कर दे, हो सकता है 50 संख्या कर दे, ठीक है, तो इसका कंसेप्ट समझिए, नोट कर लो। पहले देखो यहाँ पर क्या नोट किया आपने, 7 संख्याओं का, अगर 7 सम संख्याओं का आपसे माध्य पूछा तो आपका आंसर क्या आया, 8 आया क्या, एक ज्यादा आया, तो अगर मैं पूछूं 20 सम संख्याओं का माध्य तो 21 आना चाहिए, अगर मैं 50 सम संख्याओं का पूछूं तो 51 आएगा, ठीक है, तो यहां से एक रूल बना सकते हैं, ये एक रूल बनाइए कि प्रथम, लेकिन प्रथम लिखना जरूरी है, प्रथम n सम संख्याओं, ये इंपॉर्टेंट है कि सम होना जरूरी है, सम संख्याओं का माध्य, माध्य कहने का मतलब मीन की बात की जा रही है, ठीक है, कितना आएगा बताओ, एक जोड़ देंगे, ठीक है, यहां पर अगर आपका n लिखा गया है ना तो n में एक जोड़ दीजिए, n+1 कर दीजिए, ठीक है, जैसे 7 था तो 7 में एक जोड़ा 8 आ गया, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं प्रथम n विषम, विषम संख्याओं का माध्य बताइए, फिर क्या करोगे, एन आप क्या करेंगे, सर एक माइनस n-1 सर, ये कौन बताया आपको, n-1 कर देंगे, गेस किया ना आप लोगों ने, पता चला गैस क्या था। हाँ गेस की, तो खुद से ट्रिक सर मत बनाइए, कभी भी अगर कोई ट्रिक देखो, कोई भी ट्रिक होगा ना तो आपके टीचर आपको जो बताएंगे वो ट्रिक लगाइएगा, अदरवाइज खुद से ट्रिक मत बनाइएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर n विषम संख्या का बोलेगा तो आप कुछ भी ना जोड़िएगा ना घटाइएगा, सीधे n है तो n लिख दीजिएगा, ठीक है, तो n विषम संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य n ही होता है, और सम संख्याओं में एक जोड़ देंगे। तो यहाँ से आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मुझे बता दो जल्दी से, अगर मैं आपको लिखता हूं कि पहले 50 सम संख्याओं का, 51 क्वेश्चन तो सुन लो, जरूरी है मैं माध्य पूछूं, चलो माध्य पूछ रहा हूँ, कितना होगा माध्य, एक जोड़ देंगे, ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं कि पहले 60 विषम संख्याओं, 60 तो 60 ही आंसर रहेगा, ठीक है, संख्याओं का माध्य,
तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, विषम के केस में कोई चेंज मत करना, यहाँ पर 60 ही आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये दो, अगर आपको ये याद रहता है ये दो चीज, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको टाइम बहुत बचा के देगा। ठीक है, इसके लिए समझ लेते हैं, एक वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे कि पहला 3 विषम संख्या बताइए, 3 विषम संख्या कौन बताएगा? 5 7 सर 1 3 5 7 3 5, इसका आप मीन निकालिए, मीन निकालिए, देखिए क्या बोलोगे सर? 1 + 3 + 5 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या आ रहा है? 5 3 8 9/3 आ रहा है। देखिए 3 आ गया, तो 3 संख्या ले रहे थे तो 3 ही आ रहा है ना। ठीक है, 3 संख्या ले रहे तो 3 ही आ रहा है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो रह गया क्वेश्चन उसकी मैं PDF सेंड कर दूंगा, आप लोग उसको करिएगा। एंड आप सभी लोग बढ़िया से एग्जाम दीजिए, क्योंकि कल आपका क्लास है नहीं। ठीक है, तो अब ये एग्जाम के पहले लास्ट क्लास है, तो ऑल द बेस्ट, बढ़िया से एग्जाम देना, बढ़िया करना, और मुझे